मुद्दा है एडमिशन की उलझन। जी हाँ, साल का दूसरा इतवार और हम एक बार फिर शाम को बैठे हैं बातचीत करने के लिए और मुद्दा है एडमिशन की उलझन। बातचीत करने के लिए यानी भूमिका बांधने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि जो आज का मुद्दा है उससे हम सभी लोग कई बार इस मुद्दे पर बैठे हैं और बार बार इस पर बात की है। और जो परेशानी है, जो आलम है, यानी सुबह जो लंबी लाइन स्कूल के बाहर देखने को मिलती है, लोगों को उसके आगे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आज हम सबसे पहले तारीफ कराएंगे जो हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आए हुए हैं। स्नेह मेहता, प्रिंसिपल रामजस प्राइमरी स्कूल, इस मुद्दे पे पहले भी हमारे साथ आई हुई है और आज फिर एक बार हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुमित बोरा, फाउंडर admissionNursery.com, और इस वेबसाइट के इन्होंने इसको बनाया है और साथ साथ इस मुद्दे को खासतौर से एडमिशन के प्रॉब्लम्स को लेकर लगातार अपनी बात कहते रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए भी उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। सुमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा यादव, सीईओ प्रथम एनजीओ की तरफ से है यहाँ पे। मैम इस मुद्दे पर मेरे साथ पहले आई हुई है और आज उम्मीद है कि कुछ बेहतर यहाँ पे बातचीत, सकारात्मक जो बात होती है वो निकल के सामने आएगी और हमें आपकी बात जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। बगल में जीसी उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्री स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन, NCERT। सर, आप हमारे साथ पहली बार इस मुद्दे पर शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस उलझन से जो लोग यहाँ पे परेशान हैं, बार बार इस समस्या को लेकर परेशान होते हैं, हर बार लगता है कि हम इससे निजात पा चुके हैं, लेकिन हर बार जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी आता है और हम सब लोग परेशान होते हैं। आपका भी इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत स्वागत है। आरसी जैन साहब, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। जैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं पहले भी और आज फिर यहाँ पे मुद्दे पे आए हैं। अपनी कई बातों के लिए बेबाक बातें रखते हैं और आज यहाँ पे फिर शामिल हुए हैं। प्रेसिडेंट हूँ। जी साहब, प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का। प्रेसिडेंट है एसोसिएशन में। वैसे तारीफ में इनकी बहुत सारी बातें कही जा सकती है, मैंने बहुत सारी चीजें बोल कर दी थी। वैसे ये जैसे एक मुद्दे में ये कहते हैं कि आरटीआई के बड़े जबरदस्त विरोधी हैं। जी, आरटीई का भी हूँ। अच्छा, आरटीई का भी विरोधी हैं और खास तौर से इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे। आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर विरोध करते हैं तो क्यों विरोध करते हैं, और ये जो मुद्दा है आखिर जब सारे लोग इस मुद्दे को लेकर सोच बना चुके हैं तो फिर विरोध करने की क्या जरूरत है। शुरुआत हम यहां से करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस को लेकर बात होती है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि 25 रुपए का शायद एक दो स्कूल में मिल रहा हो तो मिल रहा हो, बाकी सारे दिल्ली में वो कहीं 200 का है, 250 का है, कहीं 400 रुपए का। जी, 500 का भी है। 500 का। आपने कितने का खरीदा है? 400 रुपए की। 400 रुपए का खरीदा है। मैं कल चाहूंगा खड़े हो जाए आप। खड़े हो तो ज्यादा चलेगा। आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर MK मोहंती, रोहिणी RW फेडरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। तो आपने जो फॉर्म खरीदा वो 400 रुपए का है? 400 रुपए। जी, वैसे 25 रुपए का होना चाहिए। जैसा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार कहने के बाद भी आखिर 25 रुपए का क्यों नहीं हो पा रहा? 250 है, कहीं 400 है, कहीं 500 है। नहीं, देखिए, उसके लिए पहला तो मेरा ये सवाल है कि 2004 में ये ऑर्डर आया था कि 25 रुपए का आप फॉर्म देंगे और 100 रुपए का आप प्रॉस्पेक्टस देंगे। पहली तो बात है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि 2004 से लेकर 2011 तक कितनी महंगाई बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि जब एक फैसला हम लोगों ने ले लिया सरकार के साथ मिलकर के 25 रुपए से ज्यादा का फॉर्म नहीं होगा, 100 रुपए से ज्यादा का प्रॉस्पेक्टस नहीं होगा, अगर कोई ऐसा स्कूल करता है तो पेरेंट्स को आगे आकर के उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि दिलशाद गार्डन के एक स्कूल का फॉर्म है, एक पेरेंट्स ने अपनी जगह किसी व्यक्ति को लगा दिया 50 रुपए, तो उसको वहां लगाने के लिए दिए कि भाई तुम मेरे बदले लाइन में लग जाओ। उस व्यक्ति ने 25 रुपए के फॉर्म को 200 रुपए का जाकर उसको पेरेंट्स को बताया। जब वो आया स्कूल में लड़ने के लिए, आपने 200 रुपए का फॉर्म क्यों दिया? उसने कहा मैं तो 25 का दिया। जब आपने सामने कहा, स्कूल वाले ने कहा मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो वो माफी मांगने लगा और उसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं तो मैं जो है ना आपके खिलाफ स्कूल के खिलाफ बातें देखने लगे। एक मसला हो सकता है, ऐसा एक मसला हो सकता है, लेकिन सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं कि ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके लिए अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो आप आगे आगे कंप्लेंट कराएं, हम भी आपके साथ खड़े। सवाल इस बात का, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अभी आपने हमको सुधारा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, नाते भी तो बहुत सारी कुछ जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट की बात है, अभी मुझे सरकारी पावर तो कोई है नहीं, जैसे सरकार के पास है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास दिखाने के दांत नहीं है, जनता से दिखाने के दांत नहीं। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई मेंबर है और वो उसकी बात को नहीं मानता तो बार काउंसिल को परमिशन है कि वो उसका लाइसेंस कैंसिल करे। और उसी बार काउंसिल ने, माफ करिएगा जैन साहब, उसी बार काउंसिल ने कुछ बहुत देश के नामचीन वकीलों को रास्ता दिखा दिया
आपको ये मालूम होगा। मैं जिस दिन रास्ता दिखा दिया। मैं आज तर्क को कुतर्क में नहीं बदलना चाहता हूँ जैन साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है कि आपके साथ मजबूर किया जा रहा है कि आपको प्रोस्पेक्टिव खरीदा जाए। एक नहीं, मैं आपको 25 किलो के नाम बता सकता हूं। और अगर आप बोलते हैं कि हमको फॉर्म नहीं चाहिए तो कई तो पेरेंट्स को तो बोल दिया जाता है हमारी बस आपके वहां जाती नहीं है, और बाकी बोले थे प्रोस्पेक्टिव लेना जरूरी है, लेना तो लीजिए नहीं तो वापस जाइए। और एक तो ये भी कह दिया गया अगर आप 5 रुपए के प्रोस्पेक्टिव से खरीद सकते हैं तो हमारी फीस देने की औकात कहां है आपके स्कूल की? आप हमारे स्कूल में आप क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? और ये बात इस बात की है कि ये बार बार कहा गया कि एक कॉमन फॉर्म हो सकता है, बार बार ये बात कही गई। आपसे मैंने शायद प्रोग्राम आपसे 2 साल 3 साल पहले बात कही थी, अभी तक वो बात वहीं रुकी है, प्रोस्पेक्टस एक नहीं बन पाया। आखिर सवाल इस बात का है कि अगर आप सबको प्रोस्पेक्टस देना चाहते हैं तो जो आपकी 101 सीटें हैं उसके बाद प्रोस्पेक्टस दे दीजिए, सबको दे दीजिए, पढ़ने का हक है वो जानने का। लेकिन जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसको प्रोस्पेक्टस बेचने का क्या औचित्य है? प्रतीक जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रोस्पेक्टस ऑप्शनल होना चाहिए। फॉर्म 25 रुपीज का सब पेरेंट्स आके खरीदे। जिस पेरेंट की एडमिशन हो जाती है उसको स्कूल के बारे में जानने का हक या उसकी जरूरत पैदा होती है, उससे पहले उसको कुछ फायदा नहीं है। इसलिए जो प्रोस्पेक्टस है बिल्कुल ऑप्शनल होना चाहिए। फॉर्म आप सबको क्यों नहीं हो पा रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। स्कूल इस बारे में बहुत सारा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ रामदेव स्कूल, ये आपको लगता है कि स्कूल पैसा बनाने के लिए इसमें बिल्कुल जी। जी, इसमें एक बात मैं कहूंगा कि पहले तो प्रोस्पेक्टस का हमें मीनिंग पता होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। जी बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस अगर कोई स्कूल का देता है या स्कूल का पेरेंट्स खरीदता होता है, उस प्रोस्पेक्टस में स्कूल के बारे में सारी बातें लिखी होती है जिसको पढ़ने के बाद ही पेरेंट्स अपना मन बनाता है कि इसमें मैं पढ़ाऊं बच्चे को कि ना पढ़ाऊं। जी, तो पहली तो ये बात मेहनत भी गलत है। प्रोस्पेक्टस में एक आपने कहा कि प्रोस्पेक्टस एक समान होना चाहिए। मेरे स्कूल की क्वालिटी कुछ हो रहा है, इनके स्कूल की क्वालिटी कुछ हो रहा है, इनके स्कूल में उपलब्ध कुछ हो रहा है, एक कैसे हो सकता है? मैं प्रोस्पेक्टस में अपने स्कूल के बारे में बताता हूं कि स्कूल में ये होना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो उन्हें पता होता है उस स्कूल के बारे में जानकारी होती है कि वहाँ कैसी एजुकेशन है, वहाँ क्या फैसिलिटी है, सब पेरेंट्स को पता होता है। तभी वो धक्के मार के लाइनों में लगे होते हैं एडमिशन लेने के। बिना जानकारी के तो बोलते कि नौकरी में जाने में क्यों नहीं लाइन लगाई, एमसीडी में क्यों नहीं लाइन लगाई। बहुत सारे बातों का पता नहीं होता है। पता होता है, ऐसा नहीं है। चुनिंदा स्कूलों में सबको पता है क्या एजुकेशन है। मैं आपकी बात सहमत नहीं हूँ। आपका सहमत होना ना सहमत होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बनाने के लिए कि बच्चे अपना एडमिशन जा रहे हैं, जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जब एडमिशन फीस देते हैं तो वो जब सारा प्रोसीजर उनको उस वक्त की जरूरत होती है कि वो देखें स्कूल में हमें आगे क्या करने की नीड चाहिए, ना कि खाली फॉर्म लेके और वो घर बैठ जाए, उनका एडमिशन भी नहीं आया, वो धक्का मारी जो लाइन में जिसके एडमिशन आप सहमत नहीं। और आपका कहना है कि जब 25 रुपए का है वो सरकार ने कहा है वो ऑप्शनल होना चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती उसको टिकाया? प्रोस्पेक्टस जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। इसी वजह से हमने सरकार से बात की और सरकार ने 7 स्कूलों को नोटिस भेजा, हमारे कहने पर नोटिस भेजा। जी जनता, अब मैं इसी पॉइंट पर चाहता हूं कि आज आपने ये बात कहा कि नहीं देना चाहिए। अब मैं उस प्रेसिडेंट वाली पावर का इस्तेमाल करना देखना चाहता हूं आपसे। बताएं। और मैं ये चाहता हूं कि आज आप ये यहाँ कहें कैमरे के सामने, ब्रेक मैं दूंगा और उससे पहले आप ये पॉइंट पे कम से कम कहें कि अगली बार यानी जनवरी में 2012 की जनवरी में ये प्रोस्पेक्टस, एक बात जनवरी 2012 के मुद्दे पर जब हम यहाँ बैठे तो कम से कम प्रोस्पेक्टस पे हम बात ना करें। मैं आपसे इस मुद्दे पे आपके बात चाहता हूं। मैं ये बता दूं कि जब हमें ये लगा कि कहीं कहीं प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा कीमत से बेचा जा रहा है, दिल्ली सरकार से मैंने बात की, 7 स्कूलों को नोटिस भिजवाए। दूसरी बात यह है प्रोस्पेक्टस की, मैं प्रोस्पेक्टस से भी अलग हटके बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो पेरेंट्स स्कूलों के बाहर इतनी ठंड में खड़ा, मेरा प्रयास होगा कि अगली बार उसके लिए टेंट लगे हो ताकि वो इतनी उसमें सर्दी में खड़ा होकर के प्रोस्पेक्टस ने मुझे उनसे भी हमदर्दी है। और जहां तक प्रोस्पेक्टस की बात है, हम सरकार के साथ मिलकर के ऐसा हल निकालेंगे कि प्रोस्पेक्टस की जगह सब पेरेंट्स को इंटरनेट पर सारी स्कूल की सुविधा मिल जाए, प्रोस्पेक्टस कंपलसरी ना हो। तो ये मैं मानूंगी कि 2012 से पहले हल होगा। बिल्कुल 2012 से पहले हल होगा, बिल्कुल होगा। जैसा मैं अक्सर नेताओं से कहता हूँ तो आप तो शिक्षक नेता नहीं हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ आके कोई झूठ नहीं बोलता, वरना झूठ बोलता और उसको बड़े बुरे सपने आते हैं। नहीं, मुझे सपने आते भी नहीं है, पर मैं झूठ भी नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलते ना, तो यकीन मानिए मैं ब्रेक न्यूज से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 2012 जनवरी से पहले ये समस्या सरकार के साथ बैठ के हल करेंगे। फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, इस नाते इन्होंने कहा कि ये समस्या हल होगी। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इन्होंने कहा कि बाहर टेंट लगे होंगे और उसके नीचे अभिभावक खड़े होंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि टेंट लगे
मैं ये भी नहीं चाहता कि उस मुद्दे पर बार बार हम बैठे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज एडमिशन की उलझन पर हम 8 बात की बात करेंगे। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात नर्सरी एडमिशन को लेकर एक एक मुद्दे पर बात होती हुई है। आज सबसे पहले जब बात हुई ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी प्रॉस्पेक्टस को लेकर, और जय साहब ने इस बात को कहा, यहां पे इस बात का भरोसा दिलाया कि 2012 से पहले ये मुद्दा सुलझ जाएगा। कम से कम उन्होंने कहा कि प्रॉस्पेक्टस को लेकर अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है, ना शिकायत करे तो करे कहां? मेरे से करे और स्कूलों में डायरेक्ट हर डीडी के पास, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के पास एक कंप्लेंट सेल बना रखा है। 10 बजे से 1 बजे तक वो डेली बैठते हैं, वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। फिर भी अगर आपकी समाधान नहीं होता तो सीधे मिनिस्टर से बात करें, मिनिस्टर इस काम के लिए बैठा। पर आपको आगे आकर के आपकी उसमें शिकायत में सच्चाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सच्चाई तो होगी, ये मान के चलिए जैसा सच्चा आप बोल रहे हैं वो सच्चे लोग यहाँ भी बैठे हुए। जी 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 जयंत साहब यहाँ कह रहे थे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, फीस बढ़ोतरी के टाइम इसी तरह की बात कर रहे थे यहाँ, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आया ये बिल्कुल सो रहे थे। किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन? सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल, कौन सा ऐसा मुझे बताइए एक भी प्राइवेट स्कूल जिन्होंने बढ़ोतरी वाला फीस नहीं ली है? अच्छा, बढ़ोतरी के मुद्दे पे बात करें। बढ़ोतरी वाले फीस वाले मुद्दे पर ऑफकोर्स मंत्री साहब मैं बात करूंगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन आज मैं डॉक्टर पर बात कर रहा हूँ। जी सर। जैसा साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि गंगुली रिपोर्ट बनाई, गवर्नमेंट ने गंगुली कमेटी बनाई थी, उसमें आप लोगों को पैरामीटर दिए थे कि बच्चों की एडमिशन इस हिसाब से हुई थी और इंटरनेट के ऊपर होगी। उसमें 100 पॉइंट रखे गए थे, 80 पॉइंट 20 स्कूल वालों को दिए थे, 80 पब्लिक को दिए गए थे। उसमें पहला पॉइंट ये था कि वो बच्चा उस 5 या 7 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। उसके अलग पॉइंट थे। माँ बाप, दूसरा पॉइंट था माँ बाप की एजुकेशन के हिसाब से बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। उसे तीसरा पॉइंट था फाइनेंशियल स्टेटस पे मिलेंगे। आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन की, वो कहाँ पे रिपोर्ट गई, मेरे को ये बताइए। गांगुली ऑफकोर्स उसमें एक पॉइंट सही कर देता हूँ कि बच्चों के माँ बाप के एजुकेशन के ऊपर मैं जरूर, यहाँ पे इनकी एक बात गलत है कि गांगुली कमेटी ने भी और राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी जब बच्चों के एडमिशन के क्राइटेरिया में माँ और बाप के ना तो एजुकेशन को मान ली जनता की बात वो लेकिन इनका जो सवाल था, सवाल यह था कि जो पॉइंट सिस्टम इस बार आप लागू कर रहे हैं, उस पॉइंट सिस्टम में सारे स्कूल एक जैसा क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाते? वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कहीं भी आपने एलिमनी के पता चला 20 पॉइंट है आपके, ठीक है। आपने कहा कि नेबरहुड पॉलिसी के आपने कहीं पे 40 पॉइंट है, कहीं 30 पॉइंट है, कहीं 50 पॉइंट तक है। अब आप ये बताएं कि अगर कोई यहां से बाहर से ट्रांसफर होकर आया है, एलिमनी का उसका नहीं है, तो वो तो पॉइंट्स उसके भी चले गए। नेबरहुड पॉइंट्स में किसी स्कूल में 20 है, कहीं पर 40 है, कहीं 50 है, तो एक सिंगल क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, दिल्ली में 60% आबादी ऐसी है जहां पे बड़े अच्छे स्कूल नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे आप पूर्वी दिल्ली में करावल नगर है या सिर्फ बिहार है, वहां अगर हम उनको 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में समेट देंगे तो उनको तो दाखिला मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में आर के पुरम में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे आते हैं मुनीरका से। ऐसी स्थिति में हम 2-3 किलोमीटर में उसको समेट देंगे तो वो मुनीरका वाले कहां जाएंगे? तो ये जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है ये इसलिए रखा गया है कि उस स्कूल ने ये देखा है कि मेरे यहाँ अधिकतर किस इलाके से ज्यादा बच्चा आता है, उसको प्रेफरेंस देने का प्रयास किया गया। हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है, आरटी हमारा बोलता है सिर्फ एक चीज की नेबरहुड पे ही एडमिशन होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है। मैं इससे पहले एक पॉइंट मिस हो गया था, गुंडागर्दी प्रॉपर्टीज पे नहीं है। जब आप उसको जमा कराने जा रहे हैं तो स्कूल उसके दूसरा अलग से ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सरदार जी की बात पूरी नहीं है अभी। मैंने आपको मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप प्रोस्पेक्टस चार्ज आपने खरीदा है 100 रुपए का, उसका जमा कराने जा रहे हैं तो दूसरे स्कूल अलग से ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस और बड़े नामी स्कूल वो 10 रुपए डिस्काउंट देना, उसको तो छोड़ना। वो तो अब तो मेरे आप घबरा के सर बात सुनने के लिए छोड़ना तो ठीक है, आप घबराइए। सरदार जी की बात ना कर दी ऐसी हो रही है कि स्कूल आए हुए हैं कि प्रोस्पेक्टस के मुद्दे में बात खत्म हो गई है। एक मिनट प्रोस्पेक्टस को इसको दे रहे हैं। अगर आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आप आईएम से पढ़े हुए हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, आपका बंदोबस्त एक्स्ट्रा है। सलमान मोर्सी स्कूल उनकी वेबसाइट चला हुआ है, एक्शन नहीं करें उसको। आप इनको पता मैं इस क्योंकि जैन साहब यहाँ बैठे हैं, सारे शिक्षक लोग हैं, मैं जैन साहब की बात का एहतराम भी करता हूँ, इस बात का मान के चलता हूँ कि इन्होंने जो बात कही है यहाँ पे मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं इस बात पे इसमें बात कर रहा हूँ
पॉइंट सिस्टम में जो हेराफेरी है, हेराफेरी दस्ते कि कहीं किसी पॉइंट के 40 हैं, कहीं के 50 हैं, उसको एक ऑर्डर में क्यों नहीं लाया जा सकता? सर मैं बताता रहा हूं उसका, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर मैं बताता रहा हूं उसका, मैं बता रहा हूं कि जहां दिल्ली में 60% आबादी ऐसी है जहां डीडीए लैंड में अच्छे स्कूलों की कमी है, ऐसी स्थिति में अगर सबका डिस्टेंस का पॉइंट एक ही होगा तो वो उन्हें तो कभी दाखिला मिलेगा ही नहीं। उनको कैसे मिल जाएगा जो 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर रहते हैं, जहां घनी आबादी है, जहां पे जो ना अच्छा स्कूल है ही नहीं, तो आप उनको बाहर कर देना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बाहर करना चाहता हूं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये किस तरह कराओ तो मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पेरेंट्स से सवाल उठा रहे हैं, ये मैं जानता हूं गलत है। गलत ये है जैसा 2005 में गुंगुली कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर लोगों ने इंटरनेट के ऊपर अपने बच्चों की एडमिशन करनी थी, किसी स्कूल का उसके बीच में कोई चक्कर नहीं था, पेरेंट्स ने पैसे जमा कराए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, वो उसके पैरामीटर के हिसाब से क्यों नहीं एडमिशन होगी? वो पैरामीटर, वो गांगुली कमेटी रिपोर्ट के बाद और उसके बाद जो पॉलिसी है, जो पॉइंट सिस्टम है, उसकी ट्रांसपेरेंसी की जो बात है, उस पर लेकर सवाल है। लौटेंगे हम, लेकिन थोड़ी देर ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। एक बार फिर स्वागत है और आज बात एडमिशन की उलझन पर, नर्सरी एडमिशन पर आज बात करते हुए एडमिशन में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर पॉइंट सिस्टम को ठीक से कर लिया जाए, सेंट्रलाइज कर लिया जाए, एक मुद्दा कि इतने पॉइंट हो सकते हैं, जैसे किसी स्कूल में 4 किलोमीटर के लिए कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर के लिए पता चला 6 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, तो इस सिस्टम को लेकर जिसमें बहुत सारे एलुमनाई है, पता चला स्कूल को खुले 10 साल हुए हैं और एलुमनाई के पॉइंट 20 हैं, तो अब आप ये अंदाजा लगाइए 10 साल पहले जो स्कूल खुला हो उसमें उसका पेरेंट 20 साल पहले कैसे पढ़ सकता है? ये बहुत सारी उलझने हैं, जैसे आपसे मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर उपाध्याय से जानना चाहता हूं सर, नेबरहुड पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों 1966 से एजुकेशन आयोग के लेकर कुठारी कमीशन से लेकर बहुत सारी बातें हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस समस्या का हल कैसे हो, क्यों नहीं सेंट्रलाइज एक फॉर्म बनता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनता है जिसको लेकर बार बार बात होती है, और खासकर पॉइंट सिस्टम को लेकर। देखिए, मेरा इस विषय में मानना है कि हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो इस दिशा में की है। 20% ही नेबरहुड में आए हैं, लेकिन आए हैं, वरना होना तो चाहिए था। कोठारी कमीशन ने तो कहा है कि पूरे का पूरा जितने बच्चे नेबरहुड में हैं, ईच स्कूल शुड एडमिट ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड। वो एक्सपेंड करे, उस नेबरहुड के बच्चे सारे के सारे अपने स्कूल में जाएं। This was the concept of neighborhood school in कोठारी कमीशन। आज 46 साल हो गए हैं, 44 साल हो गए हैं। उस समय यह कहा गया था 20 साल में यह पूरा लागू हो जाएगा, पहले लोअर प्राइमरी पर होगा, फिर अपर प्राइमरी पर होगा। अब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रोग्रेसिव स्टेप है कि इसमें बहुत ज्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, गुंजाइश थी। आज जो तबका नीचा है, जिसको हम इकोनॉमिकली वीक कह रहे हैं, वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज सेक्शन, 25% अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ये किया है, ये लागू हुआ होता उस समय, तो आज ये जो सामाजिक परिवर्तन की बात है एजुकेशन के द्वारा, उसमें कहा गया है कि यदि एजुकेशन को एक मजबूत हथियार होना है सामाजिक परिवर्तन के लिए, नेबरहुड का कंसेप्ट आप ले आइए, उससे नीचे का तबका उठेगा। उसके 2 और बिंदु उन्होंने दिए, गरीब बच्चा और अमीर बच्चा साथ पढ़ेंगे तो सीखने में मजा आएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल इंक्रीज। ये नहीं हुआ, अमीरों के लिए अमीर स्कूल, गरीबों के लिए आप ही के बगल में मिस्टर जैन बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो राइट टू एजुकेशन का विरोध करता हूं, इसी पॉइंट का विरोध कर रहे हैं। ये बात जो है सिद्धांतिक है। अब इसको क्रियान्वयन में लाने के लिए हमने थोड़ा स्टेप लिया है, सरकार ने लिया है, कोर्ट सामने आई है, जैन साहब जैसे लोग इसमें मदद कर सकते हैं जो एसोसिएशन में है, सरकार भी कर सकती है। हम तो कहें वो 100% ना हो, 50% जिन स्कूलों ने किया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से वहां बड़ी प्रसन्नता है कि मैं स्कूल बंद कर दूंगा, जैन साहब का कहना मैं स्कूल बंद कर दूंगा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। स्कूलों का इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, दे हैव टू मेक देयर बैलेंस शीट, वो जो नफा नुकसान चलाना स्कूल को, उनका कंसिडरेशन अपनी जगह पर, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है, उनका प्रोटेक्ट किया जाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि ये लेके आते हैं तो दैट इज द एडवांटेजेस। उससे ज्यादा हमको एक मिनट